ध्यान देगी, इमेज साइज और लोकेशन ये क्या डिफाइन करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट को हम किसके पीछे किसके आगे रखें तो उसका साइज कहाँ पे कैसे रहेगा और वो कहाँ पे लोकेट करेगी। समझ में आ गया? तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करें, कॉलम बना लेते हैं। तो बना लीजिए कॉलम, 5 कॉलम। चलिए पहला कॉलम में लिख लीजिएगा ऑब्जेक्ट लोकेशन, ऑब्जेक्ट लोकेशन। दूसरा कॉलम लिख लीजिए लोकेशन ऑफ इमेज, दूसरा कॉलम लिख लीजिए लोकेशन ऑफ इमेज, लिख लिए। तीसरा लिख लीजिए साइज, यहां पे लिखिए हम लोकेशन ऑफ इमेज। तीसरा कॉलम लिख लेंगे साइज, यानी कि जो इमेज बनेगा उसका साइज कैसे होगा। दूसरा है कि ये इमेज हमारा रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। और फाइनली आप लास्ट में लिख लेंगे ये जो इमेज बना है ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। समझ पाई? ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। चलिए ये देख लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पे सी होती है, कहाँ पे एफ होता है ना? चलिए पहला नंबर ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। कहाँ पे हो? इन्फिनिटी पे हो। ऑब्जेक्ट अगर हमारा हो कहाँ पे? इन्फिनिटी पे हो। तो इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा? कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनता है। क्या कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। और इसका जो साइज होगा, इस ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो किस साइज का होगा? पॉइंट साइज का। समझ में आ गया? इसका साइज क्या रहेगा? पॉइंट साइज। लेकिन ये जो इमेज बनेगी वो कैसा इमेज रहेगा हमारा? रियल इमेज रहेगा। समझ में आ गया? और कैसा रहेगा ये? इरेक्ट रहेगा या इन्वर्टेड रहेगा? क्या रहेगा? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। हो गया। दूसरा नंबर आइए, सेकंड। अगर हमारा बियॉन्ड सी में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, बियॉन्ड सी, क्या ऑब्जेक्ट अगर सी से पीछे हो तो ये कहां पे बनेगी? इसका इमेज कहां पे बनेगा? बिटवीन एफ एंड सी। क्या समझ पाई? एफ और सी के बीच में क्या बनेगा? ये इसका इमेज फॉर्म होगा। लेकिन इसका इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि इसका साइज क्या होगा हमारा? स्मॉल होगा। हो गया? चलिए, और ये कैसा इमेज बनेगा हमारा? रियल इमेज बनेगा। और ये भी हमारा इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। क्लियर? तीसरा नंबर देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को सी में रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें, तो इसका इमेज कहां बनेगा? कहां पे बनेगा? सी में ही बनेगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं? सी पे रखते हैं, तो उसका इमेज कहां बनेगा? सी में ही बनेगा। समझ में आ गया? और इसका जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, मतलब सेम साइज, सेम साइज। इमेज कैसा रहेगा? ये रियल और इन्वर्टेड। क्लियर? 4 नंबर आइए। अगर ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रखते हैं, बिटवीन सी एंड एफ, कहां पे रखे अभी ऑब्जेक्ट को? सी और एफ में। तो ये कहां पे बनेगी हमारा? कहां पे बनेगा? बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगा। समझ में आ गया? और इसका जो साइज होगा वो क्या साइज होगा? लार्ज साइज होगा, लार्ज होगा इसका साइज। क्लियर हो गया?
और ये इमेज भी क्या होगी हमारा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्लियर? 5 नंबर, अगर हम ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिएगा कहां पे रखें, एफ पे रख दें, फोकस पे रखें, तो इसका जो इमेज है वो कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। क्लियर हो गया? कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और इसका जो साइज होगा वो वेरी लार्ज होगा। क्या होगा, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, जितना ऑब्जेक्ट रहेगा उससे कई गुना बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसको हम आज तक साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पाए कि ये रियल बनता है या वर्चुअल बनता है, तो इसलिए इसको हम लिख देंगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, आज तक ये डिफाइंड हुआ ही नहीं है कि वो रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है। समझ में आ गया? अगर ये अनडिफाइंड हुआ तो ये भी क्या होगा, अनडिफाइंड ही होगा। जब हमारा इमेज कैसे बन रहा है उसको पता ही नहीं है, तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इरेक्ट है या हमारा इन्वर्टेड है? समझ में आ गया? चलिए पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, पी मतलब पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो ये कहां पे बनेगा, बोलिए जल्दी, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे। और इसका जो साइज होगा वो कैसा रहेगा, लार्ज, इसका साइज क्या होगा, लार्ज। क्लियर हो गया? और इसमें बनने वाला जो इमेज होगा वो क्या होता है, वर्चुअल। हमने पढ़ चुका है कि किसी भी मिरर पे बनने वाला इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है। अगर ये वर्चुअल है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेक्ट भी हो जाएगा। क्लियर? उतार लिए? याद रखना है ये सब चीज कि कहाँ पे बनने से हमारा इमेज कहाँ पे बनती है और उसका साइज क्या होता है, और इमेज रियल है इन्वर्टेड है उसको। क्लियर हो गया? चलिए आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा आता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इसका हिंदी क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। लिख लिए? चलिए आपको समझाते हैं। जब प्रकाश की किरणें, समझिएगा मेरा भाषा को, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी पाथ क्या होती है, बेंड हो जाती है, कारण कि प्रकाश की स्पीड वहां पे क्या होता है, बदल जाता है। समझ में आ गया? जैसे अभी हमारा यहाँ पे क्या है, हवा है, हवा में लाइट चल रही है, हवा में चलते चलते सडनली वो कहाँ पे इंटर कर दे, पानी वाला मीडियम पे इंटर कर दे, तो यहाँ पे जो प्रकाश की वेलोसिटी है वो दूसरा रहेगा और पानी में प्रकाश का वेलोसिटी क्या रहेगा, दूसरा रहेगा। इसलिए जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी कि हवा से पानी के माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पाथ क्या होता है, बेंड हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या समझ में आया? चलिए लिखते हैं एक लाइन पे, when ray of light enter one medium to another medium, its path get bend toward the normal, toward the
normal due to change of speed of light. समझ में आ गया? चलिए आपको समझाते हैं यहाँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो भाग है वो हवा का मीडियम है, जिसका मीडियम अब यहाँ पे समझा देते हैं आपको। जिसका मीडियम यानी कि कम होता है, जिसका डेंसिटी कम होता है उसको रेयर मीडियम कहते हैं, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसको डेंसर मीडियम कहा जाता है। समझ में आ गया? किसी के साथ में भी आप कंपेयर कीजिए, जैसे कि मान के चलिए कि हम यहाँ पे बात करें, एक तरफ मान के चलिए कि हम क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, ठीक है, और एक तरफ क्या ले लेते हैं, ऑयल ले लेते हैं। एक तरफ क्या लिए, पानी, और दूसरा तरफ क्या ले लिए, ऑयल। तो दोनों का डेंसिटी में आपको फर्क नजर आता होगा। पानी का डेंसिटी क्या है, कम है, किसके अपेक्षा में, ऑयल के अपेक्षा में। तो यहाँ पे पानी का जो मीडियम होगा वो रेयर मीडियम कहलाएगा, जबकि ऑयल का मीडियम डेंसर कहलाएगा। समझ में आ गया? तो इसी तरह से मान के चलिए इसको हमने एयर ले लिया, क्या ले लिया, हवा, क्लियर हो गया, और इसको हमने ले लिया वाटर। समझिएगा इस पॉइंट को। अब इसका डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी से कम है, जबकि इसका डेंसिटी वाटर मतलब एयर की अपेक्षा में ज्यादा है। तो जिसका डेंसिटी कम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेयर मीडियम कहा जाता है, जबकि जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम कहा जाता है। क्या समझ में आया? समझ पाई? चलिए इस मीडियम को हम M1 मान लेते हैं, इस मीडियम को M2 मान लेते हैं। अब इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है। प्रकाश की किरणें जब इस मीडियम से इस मीडियम में इंटर करेगा तो उसका लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा चेंज? क्योंकि दोनों का डेंसिटी हमारा अलग अलग है, और यही वेलोसिटी यानी कि लाइट का स्पीड चेंज होने के कारण उसका पाथ क्या होता है, बेंड हो जाता है। समझ पाई? और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। आया समझ में? चलिए, आप लाइट किस डायरेक्शन पे इंसिडेंट हुआ, अभी केवल किस मीडियम पे है, एयर मीडियम पे है। जैसे ही एयर मीडियम से किस मीडियम इंटर करेगा, वाटर मीडियम पे करेगा, तो इसका जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। क्यों बेंड हुआ? क्योंकि इसका लाइट यहाँ स्पीड दूसरा था और यहाँ पे स्पीड दूसरा है। समझ में आ गया ना? इसी तरह से ये भी इंसिडेंट लाइट है, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम इंटर करेगा तो इसका पाथ भी क्या होगा, बेंड हो जाएगा। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। क्लियर हो गया? फिगर को जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे। आगे देखते हैं। इसका कुछ रूल्स भी होती है, किसका, रिफ्लेक्शन का। तो वो रूल को हम लोग पहले देख लेते हैं। इसका क्या क्या रूल्स होती है। पहला रूल, फर्स्ट रूल लिख लीजिएगा, रिफ्लेक्टेड रे will bend toward normal, then medium is
ऑप्टिकली डेंसर। डेंसर, क्या ये लाइन का मतलब समझ में आया सबको? कि प्रकाश की किरणें नॉर्मल से ज्यादा किस ओर मुड़ेगा? जिधर हमारा डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा होगा, उधर ही वो क्या करेगा? अपना पाथ को बेंड करेगा। समझ में आ गया? जितना ज्यादा डेंसर उतना उसका पाथ क्या होगा? बेंड होगा। समझ में आ गया? आपने एक बाल्टी में पानी लीजिएगा, ठीक है, और एक स्ट्रेट सीधा सा डंडा को क्या कीजिएगा? उसमें डाल दीजिएगा। जब तक वो हवा में है वहां तक आपको स्ट्रेट दिखाई देगा, लेकिन जहां से वो पानी मेंटेन किया है वहां से वो डंडा आपका क्या दिखाई देगा? टेढ़ा दिखाई देगा। समझ में आ गया? लेकिन क्या अब एक्चुअल में डंडा टेढ़ा है हमारा? नहीं है टेढ़ा। क्लियर हो गया? चलिए, इसका दूसरा सेकेंड रूल्स लिख लेंगे, लिख लीजिएगा। रिफ्रैक्टेड रे टर्न अवे from normal, then medium is optically, then mirror is optically rarer। जस्ट आपने जो लिखा था ऊपर उसका अपोजिट। समझ में आ गया ना? जो आपने ऊपर लिखा था उसका क्या है? अपोजिट है। वो टूवर्ड था, ये अवे है। अगर पानी मतलब किसी भी डेंसिटी, किसी भी मीडियम का डेंसिटी अगर घट रहा हो तो वो उससे उतना ही दूर भागेगा। समझ में आ गया? अगर उसका डेंसिटी बढ़ रहा हो तो जितना बढ़ेगा वो उसका नजदीक आएगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम आगे बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ ये भी टॉपिक है हमारा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिक्स की भाषा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। समझेंगे आप इसको। ये हमारा दो मीडियम, इस मीडियम में लाइट इंसिडेंट की, दूसरे मीडियम इंटर की थी, इसका पाथ बेंड हुआ। मान के चलिए यहाँ पे इसका वेलोसिटी ν1 था, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी ν2 था। ये मीडियम m1, इस मीडियम को हम क्या मान लेते हैं? m2 मान लेते हैं। समझ में आ गया? तो इस केस में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी क्या था इसका? ν1 अपॉन ν2। देखिए, ये इसका क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्लियर हो गया? अगर आप इसको मीडियम्स के अकॉर्डिंग में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसी को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट मीडियम है इसलिए हम क्या लिखें? 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किससे किए? म्यू से। ये इंटर कौन सा मीडियम में किया? 2 में। इस तरह से भी आपको दिखाई देगा, या आप इसको 1 µ2 भी लिख। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? दूसरे पॉइंट और समझा देते हैं आपको। देखिएगा, मान के चलिए ये वाला मीडियम हमारा क्या हो? ग्लास हो। क्या मीडियम हो? ग्लास हो। और ये क्या हो? वाटर हो। समझ में आ गया? ये क्या है हमारा? ग्लास, और एक क्या हो? वाटर। तो इस केस में आप कैसे लिख सकते हैं? बोलिए, इसको कैसे लिख सकते हैं आप? ये वाला मीडियम क्या हो? ग्लास। ग्लास के लिए G प्रयोग करेंगे, और ये क्या है हमारा? वाटर। वाटर के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? W प्रयोग करेंगे। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको तो आपको पता है, वो क्या है? म्यू है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप?
ये हम पूछ रहे हैं। चलिए बोलिए, जी म्यू डब्ल्यू, ये लिखा जाएगा, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, जी म्यू डब्ल्यू। क्लियर हो गया? अगर आपको बोला गया कि इसको वाटर की रेस्पेक्ट में लिखिए, तो पहले क्या चलाएगा, डब्ल्यू, फिर म्यू, फिर जी। क्लियर हो गया? इसको आप ये भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू म्यू जी भी लिख सकते हैं। ये ग्लास की रेस्पेक्ट में है, ये वाटर की रेस्पेक्ट में है। समझ में आ गया ना? क्या क्लियर हुआ? इसको आप एक लाइन लिख लेंगे यहां पे, ताकि आने वाला समय में कंफ्यूज ना हो। आप लिख लेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आया? अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। समझ में आया क्या? ऊपर वाला क्या होगा, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में, ये किसके रेस्पेक्ट में, वाटर की रेस्पेक्ट में। क्लियर हुआ बात? चलिए, दोनों का अलग अलग होता है। समझ में आया? जहां पे जो ऊपर रहेगा उसी का रेस्पेक्ट है। समझ पा रही है? यहां पे ऊपर कौन है, ग्लास, तो किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में। यहां पे ऊपर क्या है, डब्ल्यू यानी कि वाटर, तो किसके रेस्पेक्ट में, वाटर की रेस्पेक्ट में। समझ में आ गया क्या? डाउट है उधर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया? चलिए, पहला जो रिफ्रैक्शन का लॉ आता है उसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल्स लॉ क्या है उसको भी ध्यान से देखिए। ये हमारा दो मीडियम हमारा इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे उसका पाथ बेंड हुआ। क्लियर हो गया? यहां से आप एक क्या करेंगे, नॉर्मल, ये क्या है हमारा, नॉर्मल। तो बनने वाला ये एंगल क्या है हमारा, आई, और ये एंगल क्या है, आर। समझ में आ गया? तो स्नेल्स लॉ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जान चुके हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट किए, म्यू इक्वल टू, यहाँ पे क्या बना, एक एंगल बना आई, और एक एंगल बना आर। आई का मतलब हुआ इंसिडेंट एंगल, आर का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव एंगल। रिफ्लेक्टेड यहाँ पे नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड हमने पढ़ के पार कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल। समझ में आ गया क्या? यहाँ पे दो तरह का मीडियम है हमारा, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। समझ पाई? यहाँ पे एंगल बना हुआ है, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा बोलिए तो, साइन, ऊपर में क्या है, आई बाई साइन आर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स का नियम कहा जाता है, स्नेल्स का नियम। आप स्ट्रेट लाइन लीजिएगा तो फिर नॉर्मल कैसे खींचिएगा, इसको थोड़ा सा इधर लिखवाइएगा तब ना। हो गया? ये बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ना, ये आपका सिलेबस में है। क्लियर हो गया ना? रिफ्रैक्टिव ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका सिलेबस में है टर्म 2 के लिए। चलिए इसका सेकंड लॉ देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड
normals lies at the same point. समझ में आ गया ना? कौन कौन रे? इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल लाइट एट दी सेम पॉइंट. ये पॉइंट देख रहे हैं? सेम पॉइंट. क्लियर हो गया? चलिए, छोटा छोटा टॉपिक है, ये टर्मिनोलॉजी है. अभी हम इसका न्यूमेरिकल्स में आएंगे, इसका मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन में आएंगे बहुत जल्दी. चलिए अगला टॉपिक, रिवर्सिबिलिटी. रिवर्सिबिलिटी समझिएगा, रिवर्सिबिलिटी किसको कहते हैं इसको. क्लियर हो गया? चलिए ध्यान से देखिए, रिवर्सिबिलिटी किसको कहा जाता है. सपोज ये हमारा प्लेन मिरर है. क्लियर हो गया? क्या है ये? प्लेन मिरर. इस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई. क्लियर? इंसिडेंट होने के बाद में इधर ये रिफ्लेक्शन हुआ. रिफ्रैक्शन नहीं हुआ. रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? जब वो मीडियम चेंज करता है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं. और जो रिफ्लेक्ट मतलब जिस एंगल से गया उसी एंगल पे अगर दूसरी तरफ पाथ बना ले उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन. इसको अपवर्तन, इसको परावर्तन. तो अभी रिवर्सिबिलिटी को समझते हैं. जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ उसी एंगल से ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हुआ. अगर आप जस्ट इसकी इस टर्मिनल पे एक क्या लगा दें? मिरर लगा दें, तो ये लाइट जिस वे से गया है, जिस पाथ से गया है, उसी पाथ पे क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा. होगा या नहीं होगा? इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है. समझ में आया? चलिए लिखते हैं इसको. द रे ऑफ लाइट गोइंग one path and when it is sent भेजना back, send back at flow the same path it is called reversibility. समझ में आ गया? समझ पाई तुम लोग कि ये जिधर से गया है उसी पाथ को फिर से वो क्या करेगा? फ्लो करता है. और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है. समझ में आ गया क्या? अब ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे जल्दी से. कोई भी चीज को स्किप नहीं करना है. ये देखते देखते अभी बहुत बड़ा रूप ले लेगा. समझ में आ रहा है ना? रिवर्सिबिलिटी किसी को पूछना है? चलिए ध्यान से देखिएगा. रिवर्सिबिलिटी, अब इसको हम रिफ्रैक्शन में लेके लाते हैं. रिफ्रैक्शन हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे. यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन हम खींच देते हैं. ये क्या है हमारा? नॉर्मल लाइन. मान के चलिए इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं. और ये एंगल को क्या मान लेते हैं? Q मान लेते हैं. हमारे पास यहाँ पे मीडियम है क्या? है ना? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब इंटर की तभी तो इसका पाथ क्या हुआ? बेंड हुआ. समझ में आ गया? और यहाँ से बनने वाला ये वाला एंगल को हमने क्या माना? P. ये वाला एंगल को हमने क्या माना? Q माना. अब यहाँ पे समझिएगा कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है हमारे लिए? म्यू है. क्या है? म्यू. सबका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू होता है. ये कौन सा मीडियम है? M1 मीडियम है.
ये कौन सा मीडियम होगा? M2 मीडियम होगा। समझ पाई क्या? चलिए अब इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि इसका जो मीडियम है इसको हम क्या लिख सकते हैं? पहले हम किसके रेस्पेक्ट में देखें? मीडियम 2 की रेस्पेक्ट में देखें। किसके रेस्पेक्ट में? 2 की रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 2 और इधर क्या लिखा जाएगा? 1। समझ में आ गया? हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? 2 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इसलिए पहले क्या लिखा गया? 2 फिर 1 इक्वल टू, बोलिए साइन क्या है? P बाई साइन Q। ये स्नेल्स का नियम में अभी हमने पढ़ा है। वहां पे हमने एंगल का नाम दूसरा रखा था, I और R रखा था, यहाँ पे P और Q रख लिए हैं। क्या समझ पा रहे हैं? चलिए ये इक्वेशन हम इसको क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी ड्रॉ करेंगे। हो गया? आगे बढ़े। यहां पे हम अब इसको हम क्या देखें कि इसमें हमने क्या लगाया? एक कोई मिरर डाल दिए तो ये रिवर्स बन गया। ये अगर रिवर्स बना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? म्यू 1 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? बोलिए साइन Q बाई साइन P। इसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबिलिटी। ये इक्वेशन इसको सेकंड दे दिए। अगर इसको इक्वेशन सेकंड दिए तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये इसका उल्टा है, उसका मतलब क्या हुआ? म्यू 2 1 इक्वल टू 1 बाई म्यू 1 2। ये इसका क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहलाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। मीडियम हमारे पास में ये 3 मीडियम इस तरह से ये फॉल हुआ, यहां हुआ, फिर हुआ और ये इस तरह से हुआ। इसका क्या मतलब है कि जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट होती है उसी एंगल से लाइट इमर्ज भी होती है। इसको मीडियम हम मान लेते हैं 1। ये मीडियम क्या हो जाएगा? 2। ये मीडियम 3। तो ये मीडियम हमारा फिर से क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ये दोनों मीडियम हमारे लिए क्या है? सेम है। क्लियर हो गया? सब में अगर हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से नॉर्मल लाइन ड्रॉ, तो ये एंगल को हम क्या मान लेते हैं? I1। तो ये क्या हो जाएगा? R1। तो ये भी क्या होगा हमारा? R1 भी होगा। ये क्या होगा? R2 होगा। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? R2। लेकिन ये फिर से क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग इसको एक एक करके उठाते हैं। अभी हम देख रहे हैं मीडियम 2 की रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? 2 1 इक्वल टू क्या मिलेगा? साइन I1 बाई साइन R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा नंबर पे मीडियम 3 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू 3 फिर 2 इक्वल टू साइन R1 बाई साइन R2। देखिए ये R1 और ये R2। ये इक्वेशन नंबर 2। 3 नंबर में आते हैं, किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? 1 के रेस्पेक्ट में। तो म्यू क्या लिखेंगे? 1 3 इक्वल टू साइन R2 बाई साइन I1। ये इक्वेशन नंबर क्लियर हो गया? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को मल्टीप्लाई अगर हम कर दिए तो क्या मिला था हमको? 1
μ21 इंटू μ32 इंटू μ13 इक्वल टू 1। इसको हमने यहां पे प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। देखिए ये इसका वैल्यू क्या है, साइन I1 बाई साइन R1 इंटू साइन R1 बाई साइन R2 इंटू साइन R2 बाई साइन I1। सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू क्या मिला हमको, 1। यही 1 है। ये क्या शो किया कि जिस मीडियम से हमारा लाइट इंसिडेंट होती है उसी मीडियम पे लाइट इमर्ज भी होती है। क्लियर हो गई बात। तो इसका यह मतलब हुआ कि यहां पे जो हवा है, क्या है, हवा है, इसका वैल्यू क्या आया हमारा, 1। क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे, अब टॉपिक लिख लेंगे, लिखिएगा रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम। रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम। रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम। रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम। मीडियम हमारे अलग अलग प्रकार की होगी तो उसमें हमारा रिफ्रैक्शन क्या क्या होगा उसको समझ लेते हैं। चलिए पहला नंबर, अगर हम किसी लाइट को कहां से रिफ्लेक्ट कराते हैं, स्लैब से। किससे रिफ्लेक्ट कराते हैं, स्लैब। स्लैब मतलब आप देखे होंगे ना, स्लैब एक कांच का क्या होता है, टुकड़ा होता है। अगर इससे हम रिफ्लेक्ट कराते हैं, किससे, स्लैब से, तो हमको यहां पे दो चीज देखने के लिए मिलती है। ये क्या क्या मिलती है, देखिए, एक तो ये पैरेलल होता है, क्या होगा, पैरेलल, और दूसरा चीज होता है प्लेन। इसमें दो चीज देखने के लिए मिलेगी, एक चीज हमको प्लेन और दूसरा पैरेलल देखने के लिए मिलेगी। जब हम स्लैब से कोई लाइट को क्या कराते हैं, रिफ्रैक्शन कराते हैं, तब समझ में आ गया कैसे। ये हमारा स्लैब है, इसमें लाइट इंसिडेंट हुई, यहां पे बेंड हुआ, फिर ये इंसिडेंट हुआ। ये दोनों को अगर आप नॉर्मली आगे और पीछे की ओर बढ़ा देंगे तो आपको क्या दिखाई दिया, पैरेलल। समझ में आ गया ना। तो किसी स्लैब से हम क्या कराते हैं, लाइट को रिफ्लेक्शन कराते हैं, तो उसमें हमको दो चीज देखने के लिए मिलती है, क्या, प्लेन और पैरेलल। चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं। अगर इस लाइट को हम कहां से रिफ्लेक्ट करा दें, प्रिज्म से। कहां से रिफ्लेक्ट करा दें, प्रिज्म से, तो यहां पे क्या मिलेगी, प्रिज्म आप देखे हैं ना, प्रिज्म देखे हैं, तो प्रिज्म में क्या होती है, प्लेन होती है। प्रिज्म क्या होती है, प्लेन होती है। लेकिन इसका जो लाइट होगा वो क्या होगा, नॉन पैरेलल होगा। होगा या नहीं होगा, नॉन पैरेलल। समझ में आ गया। प्लेन तो होगा लेकिन नॉन पैरेलल होगा। नॉन पैरेलल का मतलब ये इस तरह से क्या होता है, हमारा प्रिज्म होता है, यहां से ये इस तरह से गई और इस तरह से बाहर आई। कहां पे पैरेलल है, कहीं पे पैरेलल, हाँ, ये प्रिज्म है। चलिए क्लियर हो गया। तीसरा नंबर देखिए, अगर हम इसी लाइट को कहां से करा दें, लेंस से करा दें, समझ में आ गया, तो इसका जो सरफेस है वो हमको क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो लाइट इमर्ज होगी वो पैरेलल होगा या नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल होगा। देखिए ये तीन तरह से घटनाएं घटेगी। स्लैब में क्या होगा, प्लेन और पैरेलल, जबकि प्रिज्म में क्या होगा, प्लेन, नॉन पैरेलल। प्रिज्म में क्या होगा, कर्व और नॉन पैरेलल। अब याद रखेंगे ये तीनों पॉइंट को। हो गया, चलिए फिगर भी ड्रॉ करेंगे साथ में देखने के लिए। आज क्या हम एक लास्ट टॉपिक उठाएंगे जो हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। अभी
ठीक है, नहीं लगेगा ज्यादा समय। चलिए ध्यान से देखेंगे इसको।